गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे इनकम के बारे में कि कौन कौन सी वो रिसिप्ट्स होती हैं जो इनकम की कैटेगरी में आती हैं। तो जो पिछली क्लासेस में मैंने कई बार डिस्कस करा होगा कि कुछ कैटेगरीज़ के मैंने नाम लिए होंगे। ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। तो ये बेसिकली क्या है, सिर्फ कैटेगरीज़ हैं। तो कैटेगरीज इस तरह से बनाई गई हैं कि अगर कोई पर्टिकुलर इनकम है तो उस कैटेगरी में फॉल होती है या उस कैटेगरी के एम्बिट में आती है। ठीक है, इनकम के तो कई सारे टाइप्स हैं। हम आज जो सेक्शन डिस्कस करेंगे, सेक्शन 2 सब सेक्शन 24, उसमें डिटेल में मेंशन करा गया है कि कौन कौन सी वो टाइप्स हैं, कौन कौन सी वो इनकम हैं, जो कौन कौन सी ऐसी रिसिप्ट्स हैं बल्कि कहना चाहिए, जो इनकम के परव्यू में फॉल होती हैं, जो इनकम की एक एम्बिट में आती हैं। तो हमें क्या देखना है कि अगर मैं कोई चीज़ रिसीव कर रहा हूँ, अगर कोई अमाउंट मुझे रिसीव हो रहा है, तो वो मेरी इनकम है कि नहीं है। मतलब वो मेरी इनकम की तरह ट्रीट होगा कि नहीं होगा, मुझे उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा या टैक्स नहीं देना पड़ेगा, इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो जो पिछले जो मैंने जो क्लासेस में जो भी कहा था कि ये जो भी मतलब नाम लिए थे मैंने, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी या कैपिटल गेन, ये बेसिकली एक कैटेगराइजेशन है। ठीक है। कई बार क्या करते हैं कि हम किसी चीज़ को कैटेगराइज कर देते हैं ताकि हमें पता हो कि कोई पर्टिकुलर पॉइंट वो किस कैटेगरी में आ रहा है। ठीक है। जैसे तो कैटेगराइजेशन से क्या होता है, मैनेजमेंट बहुत आसान हो जाता है। उससे आपको ये चीज़ फाइंड आउट करना आपके लिए बहुत इजी हो जाता है कि कोई पर्टिकुलर पॉइंट है वो किस कैटेगरी को बिलोंग करता है। ठीक है। तो ये आज हम थोड़ा सा माइन्यूट में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी वो चीज़ें हैं, कौन कौन से वो रिसिप्ट्स हैं जो एज एन इनकम ट्रीट करे जा सकते हैं और आपको उसके ऊपर टैक्स देने के लिए लाइबल बनाया जा सकता है। ठीक है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं आज के। तो हम आज की इस वीडियो का जो विषय है वो ये है कि जो इनकम जो डेफिनेशन है, कि इस इनकम के डेफिनेशन के एम्बिट में कौन कौन सी ऐसी रिसीट्स आएंगी। ठीक है, कि अगर मुझे कोई भी अमाउंट मुझे रिसीव हो रहा है, अगर मैं कोई भी अमाउंट रिसीव कर रहा हूँ, तो जो भी मैंने रिसीव करा है वो मेरी इनकम होगी या नहीं होगी। ठीक है। कि अगर मुझे कोई भी पर्टिकुलर अमाउंट की अगर एक रिसिप्ट हो रही है, मैं कोई भी अमाउंट रिसीव कर रहा हूँ, तो जो भी चीज़ मैंने रिसीव करी है वो बेसिकली मेरी इनकम है कि नहीं है। कि इफ़ आई एम रिसीविंग समथिंग, दैट थिंग विच आई एम रिसीविंग, वेदर इट इज़ माई इनकम और नॉट। तो उसी के ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे। तो जो हमारी जो पिछली क्लासेस थी उसमें मैंने मेंशन करा था कि जैसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होती है या इनकम फ्रॉम सैलरी होती है। तो ये बेसिकली क्या है, इनकम के क्लासिफिकेशन है। ठीक है। आपने बेसिकली क्या कर दिया कि कई सारी टाइप्स की इनकम को आपने एक ग्रुप बना दिया, कि आप एक क्लासिफिकेशन कर दिया आपने, कि आपने क्लासीफाई करके क्या कर दिया, ग्रुप बना दिया कि ये सारी जो इनकम है उसको आप इनकम फ्रॉम सैलरी में काउंट करोगे, या इस इनकम को आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में काउंट करोगे। इस तरह की जो जो इनकम जो ये कंडीशंस को फुलफ़िल करती हैं वो कैपिटल गेन्स में आ जाएंगी। तो वो बेसिकली क्या है, वो एक क्लासिफिकेशन है। अब कौन सी कैटेगरी में या कौन से क्लास में किस टाइप की इनकम आएगी वो हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो जो सेक्शन 2 सब सेक्शन 24 जो है वो बेसिकली क्या कहता है, ये जो भी चीज़ें आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं, ये इनकम के जो डेफिनेशन है, इनकम की जो डेफिनेशन है उसके एम्बिट में, उसके एक जिसे कह सकते हो उसका जो एक दायरा है, उसके दायरे में ये सारी चीज़ें अगर आप रिसीव कर रहे हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर आपको मिलनी है तो ये आपकी इनकम है। ठीक है। तो सबसे पहले जो इसमें पॉइंट दे रखा है, प्रॉफिट एंड गेन्स। ठीक है, कि जो भी प्रॉफिट या गेन है वो आपकी इनकम में आता है। ठीक है, कि अगर आपको कहीं से भी आप कोई बिज़नेस रन कर रहे हो, ठीक है, उस बिज़नेस से जो भी प्रॉफिट या गेन आ रहा है वो आपकी इनकम है। ठीक है। तो ऑब्वियसली, ठीक है, जो भी आप बिज़नेस अगर कर रहे हो, ठीक है, मैं अगर कोई बिज़नेस कर रहा हूँ, मुझे अगर जो भी प्रॉफिट होता है वो बेसिकली मेरी इनकम है। ठीक। दूसरी चीज़ है डिविडेंड। ठीक है। डिविडेंड का मतलब अगर आपने कंपनी लॉ में पढ़ा होगा, डिविडेंड बेसिकली क्या होता है, कंपनी जो भी प्रॉफिट अर्न करती है उस प्रॉफिट का एक पार्ट होता है डिविडेंड। ठीक है, कि मैं अगर किसी कंपनी का शेयर होल्डर हूँ, ठीक है, कंपनी का जो शेयर होल्डर होता है वो भी एक प्रकार से कह सकते हो कि ओनर होता है। जितना उसके शेयर हैं उतने पर्टिकुलर शेयर के रेशियो के अकॉर्डिंग
वो उस कंपनी में ओनर है। ठीक है, तो जो भी किसी बिजनेस का ओनर होता है वो सबसे पहले उसका राइट बनता है कि वो जो भी उस बिजनेस से जो भी पैसा आ रहा है, जो भी उस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट आ रहा है, वो उसके ऊपर उसका भी राइट होता है। ठीक है, तो डिविडेंड भी एक इनकम होती है। ठीक है, तो डिविडेंड के बारे में जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे मेंशन करा गया है, dividend declared paid by the company to a shareholder is taxable as income in the hand of the shareholder। कि अगर मान लीजिए मैं किसी कंपनी का शेयर होल्डर हूँ और मुझे अगर किसी कंपनी से डिविडेंड रिसीव हुआ है, ठीक है, कि मैं अगर किसी कंपनी में मेरे पास शेयर हैं और मेरा जो भी शेयर कैपिटल में जो भी मेरा कंट्रीब्यूशन है उसके रेशियो के अकॉर्डिंग मुझे पर्टिकुलर अमाउंट जो है एज अ डिविडेंड रिसीव हुआ है। तो अब जो भी मैं रिसीव कर रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड वो मेरी इनकम मानी जाएगी और मुझे उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, कि अगर मान लीजिए मैं किसी कंपनी में शेयर होल्डर हूँ, मुझे 10 लाख रुपए अगर कहीं से डिविडेंड मुझे मिलता है, ठीक है, तो मेरे शेयर्स के ऊपर मुझे 10 लाख रुपीज़ जो है एज अ डिविडेंड रिसीव हुआ, तो 10 लाख रुपीज़ मेरी इनकम हो जाएगी और उसी के ऊपर अकॉर्डिंगली मुझे टैक्स देना पड़ेगा। इसका दूसरा पॉइंट क्या कहता है, हाउएवर डिविडेंड डिक्लेयर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड पेड बाय डोमेस्टिक कंपनी इज नॉट टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ शेयर होल्डर्स ऑन सच डिविडेंड द कंपनी डिक्लेयरिंग डिविडेंड विल हैव टू पे डिविडेंड टैक्स। ठीक है, अब इसमें क्या कहा गया है कि अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी मतलब जो इंडिया में रजिस्टर्ड है इंडियन लॉज के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो जो कंपनीज एक्ट 2013 या जो इवन कोई पुरानी कंपनी है जो 1956 वाले एक्ट के अंडर रजिस्टर हुई है, तो कोई भी ऐसी कंपनी जो बेसिकली इंडिया में बेस्ड है और इंडियन लॉज के जो अकॉर्डिंग उसको रजिस्टर करा गया है, तो वो अगर डिविडेंड देती है अपने शेयर होल्डर को, तो वो जब डिविडेंड देगी तो उसके ऊपर एक डिविडेंड टैक्स अप्लाई हो जाता है। ठीक है, इसको हम CDT बोलते हैं, कॉरपोरेट डिविडेंड टैक्स। तो कंपनी जो भी डिविडेंड आपको पे करेगी वो टैक्स डिडक्ट करके पे करेगी। हम सब ने एक टर्म सुना होगा जिसे हम कहते हैं TDS, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, यानी कि जिस सोर्स से आपको इनकम आ रही है, जो भी आपकी आय का जो स्रोत है वहीं से टैक्स कट के आपको इनकम मिल रही है। ठीक है, कि अगर मान लीजिए कोई पर्सन कहीं जॉब कर रहा है और उसको जो भी कंपनी जहाँ पे भी वो जॉब कर रहा है वो उसको सैलरी बेसिकली जब दे रही है तो उसमें से टैक्स डिडक्ट करके दे रही है। ठीक है, तो ये भी कुछ उस तरह से काम करता है। तो कंपनी जब भी टैक्स देती है, ठीक है, कंपनी जब भी डिविडेंड डिक्लेयर करती है, तो डिविडेंड देने से पहले, डिविडेंड का पेमेंट करने से पहले कंपनी उसके ऊपर टैक्स देगी, कंपनी उसके ऊपर टैक्स जमा करेगी गवर्नमेंट को, फिर उसके बाद डिविडेंड डिक्लेयर करा जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मैं एक डोमेस्टिक कंपनी का शेयर होल्डर हूँ, ठीक है, डोमेस्टिक कंपनी यानी कि जो इंडिया में रजिस्टर्ड है एज पर इंडियन लॉज, और तब मुझे अगर डिविडेंड मिलता है तो डिविडेंड पे ऑलरेडी टैक्स कंपनी पे कर चुकी होगी, तो तब फिर उसके बाद मुझे उसके ऊपर कोई दोबारा से कोई टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अगर इंडियन कंपनी है, ठीक है, डोमेस्टिक कंपनी है जो कि इंडियन लॉस के अकॉर्डिंगली आपने उसको इनकॉर्पोरेट करा है, वो अगर डिविडेंड देगी तो तब उस केस में कंपनी क्या करेगी, डिविडेंड पहले डिडक्ट करेगी, सॉरी टैक्स डिविडेंड से डिडक्ट करेगी, फिर उसके बाद डिविडेंड का फाइनल पेमेंट होगा। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड बाय ट्रस्ट। वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड बाय ट्रस्ट, इसका मतलब है जो भी आपके जो पब्लिक बेनिफिट के लिए जो भी ट्रस्ट बनाए जाते हैं या जो भी NGO वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है, तो उनको जो भी डोनेशन से जो भी पैसा कलेक्ट होता है वो बेसिकली उस NGO के या उस ट्रस्ट की इनकम मानी जाती है। ठीक है, अगर कोई पर्टिकुलर सपोज करो कोई NGO है, मैंने अगर कुछ पैसे अगर उसको डोनेट करे हैं, ठीक है, मैंने अगर 1 लाख रुपए डोनेट करे उन्हें उन्हें मेरे से 1 लाख रुपए रिसीव हुए, तो उसके ऊपर उनको टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है, वो उनकी इनकम मानी जाएगी। ठीक है, वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन का मतलब है कि कोई पर्सन अपनी वॉलेंट्री मतलब स्वेच्छा, कि अपनी फ्री विल से, कि अगर कोई पर्सन अगर अपनी फ्री विल से कोई पैसा कंट्रीब्यूट कर रहा है उस ट्रस्ट में, ठीक है, कि मैं अगर डोनेशन दे रहा हूँ तो अपनी फ्री विल से मैं डोनेशन दे रहा हूँ। ठीक है, तो जो भी वो डोनेशन रिसीव करेंगे या जो भी पैसा रिसीव होगा,
ठीक है, जो भी पैसा रिसीव करेंगे ये, उस पैसे को माना जाएगा कि वो उनकी इनकम है और उसके ऊपर इनको अकॉर्डिंगली जो भी टैक्स इनकी लायबिलिटी बनेगी उसके अकॉर्डिंग उन्हें टैक्स पे करना पड़ेगा। इसमें एक जैसे इलुस्ट्रेशन दिया हुआ है कि एक्स वाई ट्रस्ट इज क्रिएटेड फॉर पब्लिक चैरिटेबल पर्पस ऑन June 10, 2015 it receives a sum of rupees 1 lakh as a voluntary contribution from a business house. Rupees 1 lakh will be included in the income of the trust. कि अगर मान लीजिए कोई पर्टिकुलर कोई एनजीओ है जिसको चैरिटेबल पर्पस के लिए बनाया हुआ है, ठीक है, कोई भी पर्सन जाके वहाँ पे अगर 1 लाख रुपए अगर वो वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन करता है, यानी कि वो अपनी फ्री विल से डोनेट कर रहा है, तो वो जो भी 1 लाख रुपए जो उसने फ्री विल से डोनेट करा है वो उस पर्टिकुलर ट्रस्ट की इनकम मानी जाएगी। ठीक है, अब चैरिटेबल पर्पस क्या होता है, यहाँ पे एक वर्ड यूज़ करा गया चैरिटेबल पर्पस, तो इसके लिए ये यहाँ पे आप चैरिटेबल पर्पस की डेफिनेशन देख सकते हैं कि अगर आप कोई एजुकेशन के फील्ड में काम कर रहे हैं, या आप जो भी गरीब लोग हैं उनके लिए कुछ काम कर रहे हैं, या फिर फॉरेस्ट है या वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए काम कर रहे हैं, या इस तरह से कोई भी पब्लिक यूटिलिटी का काम कर रहे हैं। पब्लिक यूटिलिटी मतलब कि एक सोसाइटी एज अ होल बेनिफिट ले रही है आपके काम का, कि एक सोसाइटी एज अ होल आपके काम से, जिसे कह सकते हो, वो बेनिफिट उसको हो रहा है सोसाइटी को। ठीक है, तो पब्लिक यूटिलिटी के लिए अगर कोई काम हो रहा है तो उसको माना जाएगा कि चैरिटेबल पर्पस है। तो ये चैरिटेबल पर्पस की डेफिनेशन है। अब वापस इसी में आते हैं। अब तीसरा पॉइंट है परक्यूजिट्स इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। तो सबसे पहले समझते हैं कि परक्यूजिट क्या होता है। परक्यूजिट मतलब जो अपार्ट फ्रॉम सैलरी, कि सैलरी के अलावा जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पे करता है उसे कहा जाता है परक्यूजिट। ठीक है, कि जैसे जब भी कोई पर्सन अगर कहीं पे भी जॉब कर रहा है, तो जो वो जॉब कर रहा है सिर्फ उसके लिए सैलरी उसे नहीं मिलती। ठीक है, उसके अलावा उसको क्या मिलता है, ठीक है, कुछ बेनिफिट्स। ठीक है, जैसे टीए मिल गया। ठीक है, कि अगर कहीं पे अगर उसे ट्रैवल करना पड़ता है फॉर ऑफिशियल पर्पस तो उसको टीए मिल गया। ठीक है, या डीए मिल गया, डियरनेस अलाउंस मिल गई, या एचआरए आपने सुना होगा। ठीक है, हाउस रेंट अलाउंस जिसे बोला जाता है। तो इस तरह के कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी जो एम्प्लॉयर जो होता है वो एम्प्लॉई को प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो जो भी सैलरी के अलावा जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जो भी वो प्रोवाइड कर रहा है उसे परक्यूजिट कहा जाता है। ठीक है, कि अगर मान लो कोई भी पर्सन है, अगर वो किसी सरकारी अस्पताल में डॉक्टर है, तो एज अ डॉक्टर उसे जो मिलेगा वो तो उसकी बेसिक सैलरी है, कि ठीक है, वो एज अ डॉक्टर जो अपनी ड्यूटी वो कर रहा है, ठीक है, जो भी पेशेंट्स को ट्रीट कर रहा है या जो भी सर्जरी वगैरह परफॉर्म कर रहा है, वो सैलरी तो बेसिकली उसके जो भी मेडिकल वर्क जो वो कर रहा है उसके लिए है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट बेसिक सैलरी उसको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलते हैं। ठीक है, जैसे उसको कोई हाउस रेंट अलाउंस उसको मिल जाएगा, या हो सकता हो कि गवर्नमेंट ही उसको कोई जिसे कह सकते हो कोई एकोमोडेशन प्रोवाइड करे, या उसको डियरनेस अलाउंस मिल जाए, या और भी कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल जाए। सिर्फ गवर्नमेंट में ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर में भी होता है ये। ठीक है, ऐसा मत समझना कि ये सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में ही होता है। जो प्राइवेट सेक्टर के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो कंपनीज होती हैं, वो भी प्रोवाइड करती हैं कुछ ना कुछ बेनिफिट। तो मतलब आपको अपने जो सैलरी है, ठीक है, जो आप काम कर रहे हो उस काम की जो सैलरी है उसके अलावा जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जो भी आप रिसीव कर रहे हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे इलुस्ट्रेशन में दे रखा है कि अपार्ट फ्रॉम सैलरी ही हैज़ बीन प्रोवाइडेड अ रेंट फ्री हाउस बाय एम्प्लॉयर। कि एम्प्लॉयर ने क्या कर रखा है कि उसको जिस जगह पे एकोमोडेशन प्रोवाइड करा है उस जगह का एकोमोडेशन एम्प्लॉयर दे रहा है। ठीक है, मैं अगर एम्प्लॉयर हूँ और आप अगर मेरे एम्प्लॉई हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ कि उस पर्टिकुलर जो भी लोकेशन है आप वहाँ जाके आप वहाँ जाइए, मैंने आपके एकोमोडेशन की सारी जो व्यवस्था है वहाँ पे कर रखी है। ठीक है, और उसका जो भी रेंट होगा वो मैं कंपनी की तरफ से दे दूँगा। ठीक है, तो इस तरह की अगर कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट अगर आप रिसीव कर रहे हो तो वो उसे कहा जाता है परक्यूजिट। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है एनी स्पेशल अलाउंस और बेनिफिट। अब इसमें क्या अंतर है, जो
परक्यूजिट है वो भी बेसिकली बेनिफिट की बात करता है। एनी स्पेशल अलाउंस और बेनिफिट, अब ये क्या चीज़ है, ठीक है, एनी स्पेशल अलाउंस और बेनिफिट स्पेसिफिकली ग्रांटेड टू एसएससी टू मीट एक्सपेंसेस होली नेसेसरली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज ऑफ एन ऑफिस और एम्प्लॉयमेंट इज ट्रीटेड एज इनकम। कि अगर उस जो भी एम्प्लॉय है उसको अगर अपने ऑफिशियल वर्क को करने के लिए कुछ एक्सपेंसेस उसको इनकर करने पड़ते हैं, कि जैसे अगर कोई एम्प्लॉय है वो किसी जहाँ भी चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करे या प्राइवेट सेक्टर में काम करे, ठीक है, वो कहीं काम के पर्पस से, ठीक है, किसी ऑफिशियल पर्पस से उसको कहीं ट्रैवल करना पड़ता है, जाना पड़ता है। तो जो भी उसका एम्प्लॉयर है वो उसको जो भी ट्रैवलिंग से रिलेटेड जो भी ऑफिशियल जो वर्क के लिए जो वो ट्रैवल कर रहा है उसका सारे खर्चे का वो रिइम्बर्समेंट पे कर रहा है या उसके लिए अलग से उसने अलाउंस पे करा है, तो उसको स्पेशल अलाउंस कहा जाता है। अब ये बेसिकली तब दी जाती हैं जब अगर एम्प्लॉय के लिए काम करना है अगर उसको, तो उसको ये बेनिफिट आपको प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। ठीक है, कि अगर सपोज करो कि अगर कोई कंपनी वो अपने किसी, सपोज करो कोई मार्केटिंग से रिलेटेड कोई ऑफिसर है उसको कई बार ट्रैवल करना पड़ता है, तो उसको उन्होंने एक कंपनी कार प्रोवाइड कर रखी है और उस कार का सारा एक्सपेंस जो है वो कंपनी उठा रही है। ठीक है, तो उस कार के एक्सपेंस को कंपनी ने कवर कर दिया, तो उसको कहा जाता है स्पेशल अलाउंस। कि ठीक है, कि अब कंपनी ने कार की फैसिलिटी क्यों दी है, कार की फैसिलिटी इसलिए दी है कि कंपनी को ये चीज़ पता है कि जो भी हमारा ये मार्केटिंग का या जो भी किसी भी डिपार्टमेंट का ऑफिसर है उसको अपने वर्क के पर्पस से, अपने काम के पर्पस से कई जगह पे उसको ट्रैवल करना पड़ेगा, कई जगह उसको जाना पड़ेगा, तो उसके लिए कंपनी ने उसको एक कंपनी कार की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी। ठीक है, अगर कंपनी प्रोवाइड नहीं करती तो यही सारे एक्सपेंसेस, यही सारा खर्चा जो एम्प्लॉय होता है उसको अपनी जेब से देना पड़ता, नहीं तो एम्प्लॉय क्या करता, वो अपनी पॉकेट से पे करता। तो अगर कंपनी ने अगर कोई भी इस तरह का या कोई भी एम्प्लॉयर है उसने कोई भी इस तरह का बेनिफिट उसे प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है, कोई कंपनी कार है या कोई भी इस तरह का बेनिफिट, तो उसको स्पेशल अलाउंस या बेनिफिट, स्पेशल अलाउंस या स्पेशल बेनिफिट की कैटेगरी में उसको इंक्लूड करा जाता है। कि मतलब कि फॉर परफॉर्मेंस ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी, ठीक है, कि अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए आपने उसको ये अलाउंस दे रखी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस, डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस मतलब जिसे कह सकते हो कि जिसको हिंदी में महंगाई भत्ता भी बोला जाता है, कि जो सैलरी है उसका एक सर्टेन परसेंटेज एक्स्ट्रा दिया जाता है इन्फ्लेशन वगैरह के लिए एडजस्ट करने के लिए, तो उसको डियरनेस अलाउंस कहा जाता है। सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस मतलब अगर कोई पर्सन, अगर वो किसी सपोज करो किसी छोटे शहर में जॉब कर रहा है और वो बाद में किसी मेट्रो सिटी में जाता है, तो वहाँ जब वो मेट्रो सिटी में जाएगा तो वहाँ पे एक्सपेंसेस भी ज़्यादा हो जाएंगे, एक कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वहाँ पे ज़्यादा है, तो उसको कवर करने के लिए एक्स्ट्रा जो अलाउंस दिया जाता है उसे सिटी कंपनसेटरी अलाउंस बोलते हैं, तो उसको भी इनकम में इंक्लूड करा जाता है। ठीक है, एनी बेनिफिट और परक्यूजिट टू अ डायरेक्टर। ठीक है, कि अब अगर किसी डायरेक्टर को, किसी कंपनी के डायरेक्टर को अगर कोई बेनिफिट अगर दिया जाता है, तो अब बेनिफिट अगर किसी कंपनी के डायरेक्टर को कब दिया जाता है, कब उसको टैक्सेबल इनकम माना जाएगा, इसके लिए दो कंडीशन, दो में से जो ये दो कंडीशन आप देख रहे हैं इसमें से कोई एक कंडीशन आपको फुलफिल करनी होगी। अ नॉन मॉनेटरी बेनिफिट और परक्यूजिट इज ट्रीटेड एज इनकम इन द हैंड्स ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, इफ इट इज गिवन बाय अ कंपनी टू अ डायरेक्टर और रिलेटिव ऑफ अ डायरेक्टर, कि अगर कंपनी ने या तो डायरेक्टर को दिया है या फिर डायरेक्टर के किसी रिलेटिव को दिया है। इफ इट इज गिवन बाय अ कंपनी टू अ पर्सन हु हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द कंपनी और रिलेटिव ऑफ सच पर्सन। ठीक है, अगर कंपनी देखिए डायरेक्टर को कोई भी बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है या डायरेक्टर के किसी रिलेटिव को अगर कोई बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है, तो तब वो इनकम की कैटेगरी में आएगा। तो जो भी डायरेक्टर या जो भी पर्सन जो उस बेनिफिट को रिसीव कर रहा है वो उसकी इनकम में शो हो जाएगा। ठीक है,
इफ इट इज़ गिवन बाय अ कंपनी टू अ पर्सन हैविंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द कंपनी। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का यहाँ पे मतलब है कि अगर आपके 20% या ज़्यादा शेयर हैं किसी भी कंपनी में, ठीक है, जो कंपनी की जो इक्विटी शेयर कैपिटल है, ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल का अगर कोई पर्सन 20% या उससे ज़्यादा अगर होल्ड कर रहा है तो ये माना जाता है कि उस पर्सन का एक सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है किसी कंपनी में। ठीक है, मैं अगर किसी कंपनी का 25% जो उसकी इक्विटी शेयर कैपिटल का अगर 25% या उससे ओन कर रहा हूँ, ठीक है, तो फिर ये माना जाएगा कि मैं एक ऐसा पर्सन हूँ, मेरा एक सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। ठीक है, तो अगर कोई डायरेक्टर को कोई बेनिफिट दिया जा रहा है या उसके अगर किसी रिलेटिव को बेनिफिट दिया जा रहा है, तो जो भी डायरेक्टर है या जो भी वो पर्सन है जो बेनिफिट रिसीव कर रहा है उसके लिए वो इनकम हो जाएगी, उसको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, और अगर ऐसा पर्सन है जिसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट के केस में जो भी पर्सन रिसीव कर रहा है या उसका रिलेटिव, ठीक है, उसको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि उसको उस पर्सन या उसके रिलेटिव जो भी मतलब रिसीव कर रहा है उसकी इनकम की तरह ट्रीट करा जाएगा। इसमें इसी से रिलेटेड एक प्रोविजियो यहाँ पे ऐड कर रखा है। रिलेटिव फॉर दिस पर्पस मीन्स हस्बैंड, वाइफ, ब्रदर और सिस्टर और एनी लीनियंट असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ दैट इंडिविजुअल। ठीक है, तो ये पॉइंट आप समझ ही गए होंगे, इसमें मेरे एक्सप्लेन करने जैसा कुछ नहीं है। इफ अ पर्सन इज अ बेनिफिशियल ओनर ऑफ 20% और मोर ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी, देन सच पर्सन इज नोन एज अ पर्सन हु हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द कंपनी। ये पॉइंट भी मैंने क्लियर कर दिया था कि अगर किसी पर्सन के, कोई भी ऐसा पर्सन है जिसका किसी भी कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल में 20% या उससे ज़्यादा की ओनरशिप है, कि मैं अगर किसी कंपनी का अगर इक्विटी शेयर कैपिटल का अगर 25% हिस्सा अगर मैं होल्ड करता हूँ, तो मैं कहलाऊँगा एक सब्सटेंशियल इंटरेस्ट वाला पर्सन, कि मेरा उस कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है क्योंकि मैं 25% उसकी इक्विटी शेयर कैपिटल का मैं होल्ड कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें जो ऊपर जो पॉइंट है, एनी बेनिफिट और परक्यूजिट टू अ रिप्रेजेंटेटिव एसएससी। रिप्रेजेंटेटिव एसएससी को अगर कोई भी बेनिफिट अगर दिया जाता है, ठीक है, चाहे कोई भी उसको बेनिफिट या परक्यूजिट अगर दिया जाएगा, तो उसको भी जिसे कह सकते हो, उसको भी टैक्स के दायरे में इंक्लूड करा जाएगा, उसकी इनकम भी टैक्स के दायरे में इंक्लूड हो जाएगी। जैसे इसमें यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, एक्स इज़ वन ऑफ द ट्रस्टीज ऑफ अ चैरिटेबल ट्रस्ट, कि मिस्टर एक्स वो किसी चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं, तो और अगर ट्रस्ट ने उनको कोई भी जिसे कह सकते हो बेनिफिट प्रोवाइड करा है, ठीक है, उसको चाहे एकोमोडेशन प्रोवाइड करा है या कोई भी उसको कार वगैरह प्रोवाइड करी है, तो जो भी उसको बेनिफिट दिया है वो जो भी मिस्टर एक्स हैं, जो मिस्टर ट्रस्टी हैं, वो उस ट्रस्टी की इनकम में इंक्लूड किया जाएगा उसे, और जो भी ट्रस्टी होगा उसको उस इनकम के ऊपर, उस बेनिफिट के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एनी सम चार्जेबल अंडर सेक्शन 28, 41 एंड 59। तो इसको हम आगे बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें पढ़ना है। ठीक है, 28, 41 और 59 ये बात करते हैं बेसिकली आपके बिजनेस और प्रोफेशन से आने वाले जो भी प्रॉफिट या गेन है। ठीक है, आप अगर कोई भी बिजनेस रन कर रहे हो, ठीक है, कोई भी बिजनेस आप चला रहे हो, तो उस बिजनेस को चलाते हुए जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी गेन होता है, या अगर आप कोई प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, मैं अगर एज अ लॉयर कहीं से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो जो भी फीस मैं रिसीव कर रहा हूँ अपने क्लाइंट से, वो मेरी इनकम है। ठीक है, और 59 में बात करी गई है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की। तो जब हम प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन पर जब हम डिस्कस करेंगे और जब हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पाएंगे, तो हमें इसको डिटेल में आगे देखना है। ठीक है, फिलहाल आप ये समझिए कि जो भी बिजनेस या प्रोफेशन से होने वाली इनकम है या जो भी अदर सोर्सेज से आने वाली इनकम है, वो भी टैक्स के दायरे में आती है, वो भी टैक्स के एम्बिट में आती है, आपको उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, अभी के लिए इसको आप सिर्फ इतना ही समझिए, बाद में जब हम प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन की यूनिट में जाएंगे, या जब हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की यूनिट में जाएंगे, तब इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे।
तो अब उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है कैपिटल गेन्स का। ठीक है, इसका थोड़ा सा कंसेप्ट समझना। सबसे पहले कैपिटल गेन होता क्या है। कैपिटल गेन का अगर एक वन लाइन में अगर मुझे एक उसको डिफाइन करना हो, तो जो कैपिटल एसेट्स को सेल करने के बाद जब आप अपनी कैपिटल एसेट्स को बेचोगे, तो कैपिटल एसेट्स को बेचकर आने वाला जो भी प्रॉफिट है उसको कैपिटल गेन बोला जाता है। ठीक है, कि मेरे पास अगर कोई कैपिटल एसेट है, उस कैपिटल एसेट को बेच के जो भी मुझे गेन हुआ है वो कैपिटल गेन आएगा, तो वो कैपिटल गेन की तरह ट्रीट करा जाएगा, उसके ऊपर मेरे को टैक्स देना पड़ेगा। अब आप ये सवाल पूछेंगे कि कैपिटल एसेट्स क्या होता है, कि ये किन चीज़ों को कैपिटल एसेट्स माना जाता है। तो कैपिटल एसेट्स की जो एक डिटेल में जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 में दी गई है। जो आपका जो डेफिनेशन क्लॉज, जो अब आप इनकम टैक्स एक्ट का खोलेंगे, आप जब बेयर एक्ट लेंगे इनकम टैक्स एक्ट की, तो इनकम टैक्स एक्ट की बेयर एक्ट में आप देखेंगे जो सेक्शन 2 है डेफिनेशन क्लॉज, उसमें एक सब सेक्शन दिया गया 14। उसमें कैपिटल एसेट्स की एक बहुत ही एग्जॉस्टिव डेफिनेशन दी गई है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक डिटेल्ड डेफिनेशन उसमें दी गई है कि कैपिटल एसेट्स क्या होते हैं। तो जब हम कैपिटल गेन्स के ऊपर भी हमें पूरा एक अलग से एक वीडियो लेक्चर मैं बनाऊंगा। तो अभी के लिए आप एक नटशेल के लिए ये समझिए कि जो भी आपकी ऐसी एसेट्स जो आप लॉन्ग टर्म के लिए अपने पास रखते हो, जिसको आप लॉन्ग टर्म के लिए, जिसे कह सकते हो, नहीं बेचते, लॉन्ग टर्म के लिए आप रिटेन करते हो, उसको कैपिटल एसेट्स बोला जाता है। कैपिटल एसेट्स में जैसे आपके जितनी इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, चाहे वो आपका प्लॉट हो, चाहे वो कोई हाउस हो या फ्लैट हो, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें कैपिटल गेन्स में आती हैं। और जो भी जैसे जो ज्वेलरी होती है, या कोई एक्सपेंसिव पेंटिंग होती है, ठीक है, या जो भी एक्सपेंसिव आपके, जिसे कह सकते हो, कोई आर्ट वर्क है या एक्सपेंसिव ज्वेलरीज हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों को जब आप एक लॉन्ग टर्म तक रखने के बाद, एक लॉन्ग टर्म तक उसको अपने पास एक होल्ड करने के बाद जब आप बेचते हो, तो उसे कहा जाता है कैपिटल गेन। सपोज़ करिए कि मैंने अगर कोई प्लॉट ख़रीदा, ठीक है, और बाद में मैंने 10 ईयर्स या 15 ईयर्स के पीरियड के बाद जाके उस प्लॉट को मैंने सेल करा। ठीक है, तो जब मैं उस प्लॉट को सेल करूँगा, जब मैं उस प्लॉट को बेचूँगा, तो जो भी मेरे को इनकम आएगी वो बेसिकली कैपिटल गेन की डेफिनेशन में, कैपिटल गेन की जो एक कैटेगरी जो है उसके परव्यू में वो फॉल होगा। ठीक है, दूसरी बात, इंश्योरेंस प्रॉफिट भी आपका प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन में आता है। कि जो भी इंश्योरेंस की कंपनीज, जो भी इंश्योरेंस की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो भी उनको प्रॉफिट होता है इंश्योरेंस की बिजनेस से, वो भी उनकी इनकम में इंक्लूड होगी, उनको उनको उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। बैंकिंग इनकम ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। बैंकिंग इनकम फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब है कि जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, ठीक है, जो लोन प्रोवाइड करते हैं, उस लोन के ऊपर जो भी वो प्रॉफिट अर्न करते हैं, जो भी वो इंटरेस्ट अर्न करते हैं, ठीक है, कि कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है या जो कोऑपरेटिव बैंक है, ठीक है, वो अगर लोन प्रोवाइड कर रहा है और उस लोन के बदले में जो भी वो इनकम अर्न कर रहा है, ठीक है, तो उसको बोला जाएगा बैंकिंग इनकम ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। और उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी, विनिंग फ्रॉम लॉटरी। ठीक है, ये मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मतलब कोई भी, जिसे कह सकते हो, आपने बाय चांस अपने एक लक की मदद से आपने कोई भी चीज़ जीती है, ठीक है, कोई आपने कोई लॉटरी जीती, या आपने कोई टीवी पे कोई गेम शो जीता, या आपने किसी हॉर्स रेस पे आपने पैसा लगाया, वहाँ से हॉर्स रेस में आपने पैसा जीता। तो जो भी इस तरह की जो इनकम होती है, ठीक है, वो भी टैक्सेबल होती हैं। अब ये पॉइंट समझिएगा, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड। अब प्रोविडेंट फंड क्या होता है, कि एक पर्टिकुलर फंड, जिसे कह सकते हो, बनाया जाता है, जिसमें कुछ पोर्शन जो एम्प्लॉयर है वो कंट्रीब्यूट करता है, और कुछ पोर्शन उसमें एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, जिनके भी पेरेंट्स गवर्नमेंट सर्विसेज में हैं या जो सरकारी नौकरी करते हैं, उनको अक्सर अपने पेरेंट्स से ये चीज़ सुनने को मिलती होगी कि पीएफ में इतने पैसे हैं, या पीएफ से इतने पैसे निकाले। तो पीएफ बेसिकली ये होता है कि
एक जिसे कह सकते हो सेंट्रलाइज्ड फंड होता है, कि उसमें बेसिकली क्या होता है कि जो भी एम्प्लॉय है उसकी सैलरी का एक हिस्सा वो वहाँ पे जाके जमा होता है, कुछ हिस्सा जो है आपका एम्प्लॉयर वहाँ पे जमा करता है। तो वो बेसिकली क्या होता है कि जब भी वो पर्सन जब अपने रिटायरमेंट की एज पे पहुँचता है, जब फाइनली उसकी सर्विस जब टर्मिनेट होती है, ठीक है, जब वो अपनी सर्विस की एज फाइनली पूरी कर लेता है, ठीक है, सुपर एनुएशन होने के बाद, तो उसको वो सारा जो भी फंड होता है वो फाइनली वो उसको मिल जाता है, वो उस फंड से सारे पैसे एक्सट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। तो जो भी प्रोविडेंट फंड में जो भी एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट करा है वो बेसिकली एम्प्लॉयर की इनकम की तरह ट्रीट करी जाए, उसको ट्रीट करा जाता है, ठीक है। एनी सम रिसीव्ड बाय एम्प्लॉयर फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज एज एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू एनी प्रोविडेंट फंड, सुपर एन्युएशन फंड और स्टाफ वेलफेयर फंड इज टैक्सेबल एज इनकम ऑफ एम्प्लॉयर, ठीक है। कि अगर मान लीजिए मैं एक कंपनी रन कर रहा हूँ और मैं अपने जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, मेरे जो भी स्टाफ के लोग हैं, मैं उनकी जो सैलरी में से कुछ अमाउंट काट के उसको प्रोविडेंट फंड में उसको कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, आगे प्रोविडेंट फंड में उसको जमा कर रहा हूँ। तो जो भी बेसिकली मैं अमाउंट काट रहा हूँ या जो भी अमाउंट मैं उनकी सैलरी में से डिडक्ट कर रहा हूँ वो एज़ पर लॉ मेरी इनकम की तरह ट्रीट करी जाएगी और मुझे उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर जो भी अमाउंट मैं डिडक्ट कर रहा हूँ वो अगर मैं पहले एम्प्लॉय जो है उसके अकाउंट में पहले उतना अमाउंट मैं क्रेडिट कर रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं उसको डिडक्ट कर रहा हूँ, तब फिर वो मेरी इनकम की तरह ट्रीट नहीं करी जाएगी, ठीक है। अगर मान लीजिए मुझे अगर 10,000 कंट्रीब्यूट करना है, ठीक है, मुझे पीएफ में 10,000 कंट्रीब्यूट करना है, ठीक है। 5,000 मैंने कंट्रीब्यूट करे, 5,000 अगर मैंने मेरे एम्प्लॉय के सैलरी से काट के आगे जमा करा है, ठीक है। 5,000 मैंने क्या करा, उसकी सैलरी में से सपोज करो उसकी सैलरी 20,000 है, मैंने 5,000 काट लिया और उसको 15,000 दिया, तो जो 5,000 जो मैं काट रहा हूँ वो मेरी इनकम हो जाएगी। जो 5,000 मैं उसकी सैलरी में से डिडक्ट कर रहा हूँ वो मेरी इनकम हो जाएगी। लेकिन अगर मैं क्या कर रहा हूँ कि उसको 5,000 रुपीज़ मैं एक्स्ट्रा ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, जैसे 20,000 उसकी इनकम है, मैंने 5,000 और ट्रांसफ़र करा, फिर उसके बाद उसका 5,000 मैंने वहाँ से डिडक्ट करके फिर उसके बाद जब मैं जमा करूँगा तब फिर वो मेरी इनकम की तरह ट्रीट नहीं करा जाएगा उसे, ठीक है। तब फिर मैं उसके ऊपर डिडक्शन मैं क्लेम कर सकता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद जो कैटेगरी है इनकम रिसीव फ्रॉम की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। अब ये आपके सिलेबस में उतना है नहीं, तो मैं इसको सिर्फ एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा। की मैन मतलब किसी भी कंपनी में कुछ ऐसे की पर्सन्स होते हैं, कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन्स होते हैं जिनके बिना कंपनी नहीं चल सकती, जिनकी लीडरशिप या जिनकी इनसाइट के बिना कंपनी नहीं चल सकती, कि मैनेजमेंट में कुछ ऐसे लोग हैं, ठीक है। तो कंपनी क्या करती है, ऐसे लोगों की लाइफ के ऊपर वो की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी लेती है, कि अगर कल को अगर उनकी डेथ हो जाए या कल को अगर वो किसी भी प्रकार से क्रिपल हो जाएं अपनी जो भी मैनेजमेंट से रिलेटेड ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, तो कंपनी को बेसिकली क्या होगा, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी से उसको बेनिफिट मिल जाएगा कुछ समय के लिए, ठीक है। की मैन इंश्योरेंस का मतलब होता है जो की पर्सन, यानी कि जो जिसे कह सकते हो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपनी के फंक्शनिंग के लिए, अगर इनको कुछ हो गया, इनकी डेथ हो गई या ये मेंटली इंसेन हो गए या किसी भी प्रकार से ये अनेबल हो गए अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, तो उसकी वजह से कंपनी को लॉस हो जाएगा। तो उसी लॉस से बचाने के लिए जो इंश्योरेंस पॉलिसी कराई जाती है उसको की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी कहते हैं। और उसमें गिफ्ट को भी इनकम माना गया है, कि अगर 50,000 से अबव है गिफ्ट की वैल्यू तो उसको भी इनकम की तरह ट्रीट करा जाएगा। कंसिडरेशन फॉर इशू ऑफ शेयर, ठीक है। ये जब आपने एक टर्म पढ़ा होगा अंडर राइटिंग, ठीक है, जब हमने कंपनी लॉ पढ़ा होगा तो हमें एक एक प्रोफेशनल के बारे में हमने सीखा होगा जिसे अंडर राइटर कहते हैं। अंडर राइटर बेसिकली क्या करता है कि कंपनी से कहता है आप शेयर मुझे इशू कर दीजिए और मैं आगे शेयर पब्लिक को सेल कर दूंगा, बदले में इसके मेरे को पर शेयर के इतने कमीशन चाहिए, ठीक है। तो जो भी शेयर इशू करवाने के लिए जो भी वो कंसिडरेशन रिसीव कर रहा है, ठीक है। एडवांस मनी मतलब कि कई बार जो आप पैसा एडवांस देते हो किसी भी ट्रांजैक्शन को करने से पहले, ठीक है। जैसे जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो रियल एस्टेट के बिजनेस में कई बार एडवांस मनी दी जाती है,
ठीक है, इसको हम आगे सेक्शन 56 में पढ़ेंगे, ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आता है, तो वहाँ पे इसको डिटेल में डिस्कस करना है। लास्ट पॉइंट है सब्सिडी का। सब्सिडी, ग्रांट, या इसको ड्यूटी ड्रॉबैक या वेवर या कंसेशन, कुछ भी आप कह सकते हो। एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा, यहाँ पे सब्सिडी का मतलब वो नहीं है कि जो एलपीजी के गैस सिलेंडर पे सब्सिडी मिलती है, या जो कैरोसिन के ऊपर जो सब्सिडी मिलती है, या जो किसानों को जो सब्सिडी मिलती है, इस सब्सिडी का मतलब वो नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सब्सिडी का मतलब जो एलपीजी के गैस सिलेंडर पे जो आपको सब्सिडी मिल रही है वो नहीं है। ठीक है, सब्सिडी का मतलब होता है कि अगर आपको गवर्नमेंट से किसी भी प्रकार की कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल रही है, ठीक है, आपको कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल रही है गवर्नमेंट से अपने बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए, कि गवर्नमेंट बेसिकली कह रही है कि हम आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, आप हमारे यहाँ आके अपनी इंडस्ट्री सेटअप करिए, या हमारे यहाँ आके अपना प्रोजेक्ट आप स्टैब्लिश करिए। तो गवर्नमेंट बेसिकली क्या कर रही है, एक फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है, एक फाइनेंशियल हेल्प आपको प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, सब्सिडी बेसिकली क्या है कि अगर मान लीजिए कोई भी गवर्नमेंट अगर कहती है, ठीक है, कि आप जो है इस पर्टिकुलर एरिया में आप इंडस्ट्री स्टैब्लिश करिए और उसके बदले में हम आपको इतनी फाइनेंशियल असिस्टेंस हम आपको प्रोवाइड करेंगे। यूजुअली क्या होता है, जैसे जो बैकवर्ड एरियाज़ जो होते हैं, ठीक है, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है, तो आप अगर उस एरिया में ऐसे किसी पर्टिकुलर इलाके में अगर आप अपनी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करते हो, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसके बदले में आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। ठीक है, गवर्नमेंट बेसिकली क्या कहेगी कि ठीक है आप यहाँ पे इंडस्ट्री लगाइए, उसके बदले में हम आपको कोई भी बेनिफिट हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, वो बेनिफिट कोई भी हो सकता है। ठीक है, वो गवर्नमेंट डायरेक्टली पैसा इन्वेस्ट कर सकती है, ठीक है, गवर्नमेंट डायरेक्टली आपको हेल्प प्रोवाइड कर सकती है, या किसी भी प्रकार से, जिसे कह सकते हो कि गवर्नमेंट ने आपको लोन प्रोवाइड दिया और बाद में उस लोन पे आपको कंसेशन दे दिया, या आपका लोन वेव कर दिया। ठीक है, वेव कर दिया मतलब लोन पूरा एग्जेम्प्ट कर दिया, या कंसेशन मतलब कि आपको जो है इंटरेस्ट रेट में कंसेशन दे दिया, या आपको किसी भी प्रकार का कोई टैक्स में कंसेशन दे दिया, या वहाँ पे जो भी इंडस्ट्री लगाने के लिए जो भी फीस या लाइसेंसिंग फ़ीस जो भी आपको पे करनी पड़ती है, उसमें आपको कंसेशन दे दिया। ठीक है, तो जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस जो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कर रही है, वो स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, या कोई भी गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी अथॉरिटी या एजेंसी हो सकती है, वो अगर आपको डायरेक्टली अगर फाइनेंशियल हेल्प अगर प्रोवाइड कर रही है आपकी इंडस्ट्री में, आपके किसी प्रोजेक्ट में, तो उसको बोला जाएगा यहाँ पे सब्सिडी। ठीक है, तो जो भी सब्सिडी में जो अमाउंट आपको मिल रहा है, जो भी सब्सिडी में आपको पैसा मिलता है, वो टैक्सेबल होता है। ठीक है, कि अगर कोई भी पर्सन किसी भी, जैसे कई स्टेट्स में क्या होता है कि आप किसी बैकवर्ड एरिया में अगर आप कोई भी इंडस्ट्री अगर आप सेटअप करते हो, तो गवर्नमेंट आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। ठीक है, जैसे एक टाइम पे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, इन दो स्टेट्स को गवर्नमेंट ने सब्सिडी प्रोवाइड करी थी। स्टेट गवर्नमेंट ने 5 ईयर के लिए सब्सिडी प्रोवाइड करी थी, कि आप जो भी कंपनीज जो थी उनसे कहा गया था कि आप अगर उत्तराखंड में या हिमाचल प्रदेश में, इन दो स्टेट्स में अगर आप इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करोगे, तो उसके बदले में कुछ पर्टिकुलर बेनिफिट्स गवर्नमेंट आपको डायरेक्टली देगी। ठीक है, कि गवर्नमेंट जैसे आपको लोन प्रोवाइड करेगी बिजनेसेस को स्टैब्लिश करने के लिए, और बहुत ही कम रेट पे, बहुत ही लो इंटरेस्ट रेट पे, या उसके ऊपर आपको डायरेक्टली जिसे कह सकते हो गवर्नमेंट पैसा देगी कि आप यहाँ आके इंडस्ट्री स्टैब्लिश करिए, हम आपको इतना पैसा जो है एक ग्रांट के तौर पे या सब्सिडी के तौर पे देंगे। ठीक है, तो इससे पहले जैसे उत्तराखंड में कोई इंडस्ट्री नहीं थी। ठीक है, अब उत्तराखंड में इतनी सारी जो कंपनीज आई हैं, बजाज ऑटो है या टाटा मोटर्स है, तो ये बेसिकली तभी आई जब गवर्नमेंट ने सब्सिडी प्रोवाइड करी। गवर्नमेंट ने कहा कि आप उत्तराखंड में अपना जो भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसको स्टैब्लिश करिए, उसके बदले में हम इतना पैसा डायरेक्टली आपको जो है प्रोवाइड करेंगे, या आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, या जो भी जो हमारे जो लोकल टैक्सेस होते हैं या जो लाइसेंसिंग फ़ीस वगैरह होती है वो आपसे नहीं लेंगे। तो जो भी फाइनेंशियल बेनिफिट जो आपको गवर्नमेंट से रिसीव हो रहा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उसको सब्सिडी कहा गया। और उस सब्सिडी को भी
एक इनकम की तरह ट्रीट करा जाता है। ठीक है, इसको जो है हम बाद में जब इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसको और हमें डिटेल में डिस्कस करना है। अभी मतलब आपको सिर्फ इतनी चीज़ समझनी है कि सब्सिडी का मतलब जो एलपीजी के सिलेंडर पे सब्सिडी मिल रही है यहाँ पे वो नहीं, मतलब आप कोई बिज़नेस स्टैब्लिश करो और गवर्नमेंट बदले में कहे कि आप अगर बिज़नेस स्टैब्लिश कर रहे हो तो उसके बदले में हम आपको इतनी फाइनेंशियल बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सब्सिडी का वो अर्थ है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सी वो रिसिप्ट्स हैं, कौन कौन से वो गेन्स हैं जिनको इनकम की कैटेगरी में इंक्लूड करा जाता है। तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 24 में किसे इनकम कहा गया है, किसे इनकम नहीं कहा गया है, इसके बारे में आपको एक आइडिया आ गया होगा, एक नट शेल में आपको पता चल गया होगा कि इनकम किसे कहा जाता है। तो बाद में जब हम डिस्कस करेंगे इनकम फ्रॉम सैलरीज है या इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स है, तो इन सारे जो भी कैटेगराइजेशन है उसको हम बाद में और डिटेल में उसको डिस्कस हमें करना है। तो इन्हीं सब जो पॉइंट्स जो हमने आज की क्लास में जो डिस्कस करें हैं वो हमें बाद में आगे फर्दर भी उन कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी, उन सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी जो आज हमने सीखी हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके जो ज़्यादातर डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको फर्दर कोई डाउट है या कोई आपकी क्वेरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन पे आप जाके बताइए मेरे को कि क्या डाउट्स हैं आपके। मैं कोशिश करूँगा कि सबकी डाउट्स मैं क्लैरिफाई कर सकूँ, और अ लाइक विल बी अप्रिशिएटेड। तब तक नेक्स्ट वीडियो आने तक टेक केयर एंड थैंक यू।